हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। 12th बायोलॉजी में अपन एम्ब्रियोलॉजी चल रही थी। एम्ब्रियोलॉजी में आज का अपना टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन को अपन डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है। नर युग्मक जिसको अपन शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म, जो कैसा होता है अगुणित एन होता है, और मादा युग्मक जिसको अपन अंडाणु कहते हैं, और वो भी कैसा होता है एन अगुणित होता है। इनके संलयन से युग्मनज जो कैसा है 2n या द्विगुणित है। जाइगोट या युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी कि नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है और संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। नर युग्मक जो शुक्राणु है एन है, अगुणित है। मादा युग्मक जिसको अपन ओवम या अंडाणु कहते हैं वो भी एन होता है। दोनों में क्या होगा, दोनों संयुक्त होंगे, संलयन होगा, उसके फलस्वरूप क्या बनेगी, एक द्विगुणित कोशिका बनेगी जिसको अपन जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और इस प्रकार ये द्विगुणित जो कोशिका बनती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अपन जानते हैं कि जो मानव है, मानव में नए जीव के विकास के लिए जो प्रथम कोशिका होती है वो यही जाइगोट या युग्मनज होता है, जो कि स्पर्म और ओवम के संलयन के फलस्वरूप बनती है, दोनों की फ्यूजन से बनती है। जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक ने। सर्वप्रथम वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक ने फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। उसके बाद में हम बात करें, छोटी छोटी कुछ टर्म्स है फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसे कि सिनगेमी। सिनगेमी क्या होता है, जब नर व मादा युग्मकों का संलयन पूरी तरह से हो जाता है, यानी पूरी तरह से जब नर व मादा युग्मकों का संलयन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सिनगेमी। उसके अलावा है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हम किसे कहेंगे, जब दो युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, यानी प्लाज्मा का, कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का जब संलयन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। सिनगेमी में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का जब पूरी तरह से संलयन होता है तो सिनगेमी कहलाता है। और जब दो युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद में एक टर्म है अपनी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी किसे कहेंगे हम, नर जो प्रोन्यूक्लियस होता है, नर प्राकेंद्रक, और जो मादा प्रोन्यूक्लियस है, मादा प्राकेंद्रक, उनके संलयन को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। इसी प्रकार से है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जिसको उभय मिश्रण भी कहते हैं। एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण क्या है, दो केंद्रकों के गुणसूत्रों का संलयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ क्रोमोसोम का संलयन। दो जो ये प्रोन्यूक्लियस है, इनके जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो फ्यूजन होता है, गुणसूत्रों का जो संलयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। यानी कि सिनगे में क्या था, नर व मादा युग्मकों का संलयन, और जब कोशिका द्रव्य का संलयन हो तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, और जब प्रोन्यूक्लियस का संलयन हो तो होगा कैरियोगेमी, और जब गुणसूत्रों का संलयन हो, दो केंद्रकों के गुणसूत्रों का संलयन, तो क्या कहलाएगा वो, एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। तो ये कुछ टर्म्स थी। इसके बाद में अपन आते हैं कि जो निषेचन क्या था, कि दो युग्मकों के संलयन, नर और मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप जाइगोट के निर्माण की क्रिया क्या कहला रही थी, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जो निषेचन है वो होता सभी में नर और मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप है, पर ये दो प्रकार का होता है सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से। तो वो दो प्रकार कौन से हैं, एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जब जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है, यानी कि नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है, वो क्रिया शरीर से बाहर हो, यानी कि शरीर से बाहर, नर और मादा किसी भी जीव के शरीर में ना होकर के शरीर से बाहर हो, तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी जब निषेचन की क्रिया है वो शरीर से बाहर हो तो वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन जनरली जो जलीय जीव होते हैं या छोटे जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। और इनमें जो निषेचन है मेनली जैसे जलाशय वगैरह में होता है, जैसे मछलियां हैं, मेंढक है, इनमें इस प्रकार की क्रिया होती है। यानी दोनों जीव क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, यानी युग्मक होते हैं, उनको जल में छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और जल की सहायता से ही वो आपस में मिलते हैं, उनका संलयन होता है। और इस प्रकार से उनका जो निषेचन है वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। यानी शरीर में नहीं हो रहा, वो शरीर से बाहर हो रहा है। दूसरे प्रकार का जो निषेचन होता है वो होता है आंतरिक निषेचन। और आंतरिक निषेचन क्या होता है, जब निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, और मेनली
फीमेल बॉडी के अंदर, यानी मादा शरीर के अंदर जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। और यहाँ पर हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, वो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मानव में निषेचन, यानी कि ह्यूमन में। तो ह्यूमन में निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। और मादा के शरीर में भी जो निषेचन स्थल है वो कौन सा होता है, यानी कि मादा के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो जो निषेचन स्थल है मानव में वो है अंडवाहिनी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या जो अंडवाहिनी है उसका जो एम्पुला भाग होता है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। जब हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है उसके 3 भाग थे, और उन 3 भागों में जो बीच का भाग था एम्पुला, खुला हुआ भाग, उस एम्पुला वाले भाग में क्या होता है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। हालांकि कुछ बुक्स में कई जगह पर अपन को ये भी देखने को मिलता है कि जो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी के एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होती है, यानी एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर होती है। पर अपनी जो बुक है 12th जो अपनी बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं उसमें अपने को ये मिलता है कि जो अंडवाहिनी के जो एम्पुला वाले भाग में क्या होता है? निषेचन संपन्न होता है। तो निषेचन स्थल क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला भाग। उसके बाद में हम बात करें कि चलो भाई अंडवाहिनी के एम्पुला में होता है, पर एम्पुला में निषेचन कब होगा? जब वहां पर ओवम और स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु पहुंच चुके होंगे, वो आपस में संलयित होंगे, तब होगा। तो वहां तक स्पर्म को पहुंचने और ओवम को वहां तक पहुंचने के दौरान क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से वो वहां पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्पर्म का पहुंचने। स्पर्म जो है किस तरह से मादा के शरीर में एंटर करता है और किस तरह से जो है वो ओवम तक जाता है। तो स्पर्म जो है मैथुन की क्रिया के द्वारा वीर्य की सहायता से जो मादा है उसके शरीर में प्रवेश करता है। मैथुन क्रिया के द्वारा जब नर के द्वारा जो वीर्य है उसका स्खलन किया जाता है वेजाइना में, और वेजाइना में जो वीर्य का स्खलन किया जाता है जिसमें क्या होते हैं? स्पर्म्स भी होते हैं, शुक्राणु भी होते हैं। तो शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है उस वीर्य की सहायता से क्या कर जाते हैं? मादा योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जब जो मेल है उसके द्वारा जो वीर्य का स्खलन किया जाता है मादा योनि में, इस क्रिया को कहा जाता है वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के दौरान जो मेल प्राणी है उसके द्वारा लगभग 3 से 5 ml जो वीर्य है, सीमन जो है उसका स्खलन किया जाता है। साथ ही साथ एक बार स्खलित किए गए सीमन में 100 से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, यानी जो सीमन स्खलित किया जाता है एक बार वेजाइना में डाला जाता है उसमें 100 से 400 मिलियन तक क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। पर ये सारे जो स्पर्म होते हैं वो निषेचन में पार्ट नहीं लेते, और ना ही ये सारे जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश जो है पहले ही नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? यानी 100 से 400 मिलियन तक स्पर्म जो डाले जाते हैं उनमें से 100 यानी सैकड़ों जो स्पर्म है वो ही आगे पहुंच पाते हैं। बाकी के जो स्पर्म्स होते हैं वो या तो जो वेजाइना की जो एसिडिटी होती है, जो अम्लीयता होती है, उसके कारण नष्ट हो जाते हैं, या फिर जो सर्विक्स या जो वेजाइना होती है उसकी जो एपिथेलियम है उसमें भक्षण कोशिकाएं पाई जाती है, और वो भक्षण कोशिकाएं जो है इन स्पर्म्स का भक्षण कर लेती है, यानी इनको नष्ट कर देती है। तो केवल सैकड़ों जो कुछ स्पर्म होते हैं वो ही क्या कर पाते हैं? वेजाइना से आगे जो सर्विक्स या फिर अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। तो ये तो हुआ स्पर्म्स जो है किस प्रकार से जो है फीमेल बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद में है स्पर्म की गति, कि एंटर करने के बाद में उसकी गति क्या होती है, किस तरह से वो गति करता हुआ फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। तो जो स्पर्म है वो सबसे पहले जो है वेजाइना में एंटर होता है, वेजाइना में प्रवेश करता है। उसके बाद में वेजाइना से वो सर्विक्स यानी गर्भाशय यानी कि यूटेरस में होता हुआ फेलोपियन ट्यूब की ओर गति करता है। किस तरफ जाता है? योनि या वेजाइना से सर्विक्स से यूटेरस, और यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब की तरफ ये गति करता है। जब ये गति करता है तो इसमें जो इसकी गति जो होती है वो 2 कारणों से होती है। एक तो क्या होता है, जो यूटेरस या जो सर्विक्स होती है उनमें संकुचन होता है, तो उस संकुचन की वजह से ये गति करता है। साथ ही यूटेरस के बाद में ये स्वयं की भी गति करता है। स्पर्म जो है वो खुद भी गति करता है, और स्पर्म की जो स्वयं की जो गति होती है वो होती है लगभग 1 से 4 mm प्रति
मिनट। यानी कि जो स्पर्म स्वयं जो गति करता है यूटेरस के बाद, वो स्वयं की जो उसकी गति होती है वो कितनी होती है, लगभग 1 से 4 mm प्रति मिनट इसकी गति होती है। तो ये थी। और ये क्या करता है, यानी कि जैसे ही ये फेलोपियन ट्यूब की ओर गति कर रहा है तो उस दौरान ये गति कर रहा है फेलोपियन ट्यूब की तरफ, लेकिन ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा उसी समय जो ओवम है उसका भी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये तो चल रहा है, अपनी एक स्पीड है जो अपन ने देखा 1 से 4 mm प्रति मिनट, लेकिन उसी समय क्या क्या आना चाहिए, ओवम को भी कहाँ आना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में आना चाहिए। क्योंकि ये है कि ऐसा नहीं है भाई चलो कभी भी स्पर्म चला गया ओवम कभी भी आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग जब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका होता है तो उसके लगभग 24 घंटे के अंदर यदि ओवम वहां पर पहुंच जाता है या ओवम से स्पर्म मिल जाता है, इन 24 घंटे के अंतराल में इनका संलयन हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है। तो लगभग उसी समय ओवम का भी वहां पहुंचना जरूरी होता है। तो ओवम या जो सेकेंडरी ओसाइट है, यानी कि अभी जिसको अपन सो कॉल्ड ओवम कह सकते हैं, ओवम नहीं बना है वो, सेकेंडरी जो ओसाइट है वो किस तरह से जो है फेलोपियन ट्यूब तक आती है। तो आगे है अपना सेकेंडरी ओसाइट का आगमन, यानी जिसको अपन ओवम भी कहते हैं बट वो है क्या, सेकेंडरी ओसाइट है अभी तक। तो सेकेंडरी ओसाइट का जो है फेलोपियन ट्यूब तक आगमन कैसे होता है, अपन ने oogenesis पढ़ा था। oogenesis में अपन ने पढ़ा था कि जो प्राइमरी ओसाइट होती है, प्राइमरी ओसाइट में जब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप उसमें से एक तो बनती है सेकेंडरी ओसाइट और दूसरी बनता है उसमें एक पोलर बॉडी। और हमने वहां पर ये देखा था कि जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है वो सेकेंडरी ओसाइट क्या कर लेता है, उस पर ग्रेनुलोसा की लेयर्स बन जाती है, उस पर जो है अंडे के आवरण बन जाते हैं, यानी 2 परतें बन जाती है, जो ना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा वगैरह। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें जो वो उसी रूप में रहता है जब ये स्पर्म जो है अंडवाहिनी में प्रवेश कर चुका होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद में वो कहाँ पर पहुंचती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पर मंथ होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कहाँ पहुंचता है, सेकेंडरी ओसाइट जो है फ्रिम्बी से होता हुआ, यानी कीपक जो भाग है कीपक या इनफंडिबुलम से होता हुआ कहाँ आ जाता है, एम्पुला वाले भाग में आ जाता है। और एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर या फिर एम्पुला वाले भाग में वो जो सेकेंडरी ओसाइट आकर के वहां रुक जाता है और वहीं पर क्या पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है। और स्पर्म जैसे ही उसके पास में पहुंचता है तो ऐसी रासायनिक या केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें वहां पर मियोसिस सेकेंड होता है, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड होता है, तब जाकर के जो है उससे ओवम का निर्माण होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। तब तक क्या है वो सेकेंडरी ओसाइट है। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है उसका आगमन कैसे होता है, जब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 14 डेज होता है, 14वां दिन होता है, उस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग के द्वारा जो सेकेंडरी ओसाइट है वो किस में चला जाता है, ओवेरी से फ्री हो जाता है और फ्रिम्बी के द्वारा अंडवाहिनी से एम्पुला वाले भाग में आ जाता है। फ्रिम्बी के द्वारा, फ्रिम्बी जो होती है अंडवाहिनी की आगे वाला जो भाग होता है जिसको झालर या फ्रिम्बी कहते हैं, इस तरह से कीपक भी कहते हैं, उसमें क्या होता है जैसे ही ओवम निकला ओवरी से वो उसको कैच कर लेता है और अंदर ले लेता है अंडवाहिनी में, और इससे फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में आ जाता है। अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में आ जाने के बाद में क्या होता है, वो एम्पुला वाले भाग में पहुंच चुका सेकेंडरी ओसाइट और ये जो स्पर्म है वो भी गति करता हुआ फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हुए स्पर्म में और क्या होता है, स्पर्म में योग्यतार्जन भी होता है, शुक्राणु का योग्यतार्जन यानी कैपेसिएशन। कैपेसिएशन क्या होता है, शुक्राणु कैपेसिएशन में या योग्यतार्जन के दौरान क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो सक्रिय होता है, निषेचन के लिए एक्टिव होता है। एक्टिव जो होता है उसी को कहते हैं कैपेसिएशन, यानी कि जो शुक्राणु है वो सक्रिय होता है ताकि वो ओवम को निषेचित कर सके। शुक्राणु द्वारा अपनी जाति के अंडे को निषेचित करने की जो क्षमता अर्जित की जाती है उसी को क्या कहते हैं, योग्यता अर्जन। अब योग्यता अर्जन या कैपेसिएशन जो है वो कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु में जो योग्यतार्जन होता है वो होता है मादा जननिक पथ में। मादा जननिक जो पथ होता है उसी में क्या होता है, शुक्राणु का योग्यतार्जन होता है।
इस दौरान क्या होता है, जो मादा जननिक पथ है, मादा जननिक पथ के द्वारा एक स्राव स्रावित किया जाता है और उस स्राव की वजह से क्या होता है, जो एक्रोसोम है शुक्राणु का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है ना एक्रोसोम, उस एक्रोसोम पर एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को मादा जननिक पथ का जो स्राव है वो उसको हटा देता है, गला देता है। उसको गला देने के बाद में जो स्पर्म या जो शुक्राणु है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है निषेचन के लिए, और इसी को कहा जाता है योग्यता जन। यानी कि मादा जननिक पथ क्या करती है, स्राव स्रावित करती है। वो स्राव क्या करता है, शुक्राणु के एक्रोसोम के आवरण को गला देता है, हटा देता है, और इससे क्या हो जाता है, जो शुक्राणु या जो स्पर्म है वो उसमें समता आ जाती है निषेचन की, यानी कि वो समता अर्जित कर लेता है या वो सक्रिय हो जाता है निषेचन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु का योग्यतार्जन। शुक्राणु का जो योग्यतार्जन का जो समय होता है वो लगभग 5 से 6 घंटे होता है, यानी इसमें 5 से 6 घंटे का समय वो लेता है। इसके बाद में है एक्रोसोमल अभिक्रिया। एक्रोसोमल अभिक्रिया में क्या होता है, एक्रोसोम के द्वारा कुछ स्पर्मेलाइसिन एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, स्पर्मेलाइसिन एंजाइम स्रावित करता है, जो क्या करते हैं, द्वितीयक ओसाइट की अंड झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो है स्पर्मेलाइसिन, ये 3 प्रकार के स्पर्मेलाइसिन एंजाइम स्रावित करता है। एक है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, दूसरा है कोरोना डाइजेस्टिक एंजाइम और तीसरा है एक्रोसिन एंजाइम। जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है ये हाइल्यूरोनिक जो एसिड पाया जाता है उसको डिजोल्व करता है। कोरोना डाइजेस्टिक एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा जो कि झिल्ली पाई जाती है उसको डाइजेस्ट करता है। और एक्रोसिन जो एंजाइम है ये जोना पेलुसिडा जो परत पाई जाती है उसको डाइजेस्ट करता है। यानी द्वितीयक ओसाइट पर जो परतें पाई जाती है दो, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, उन दोनों को किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, कोरोना डाइजेस्टिक एंजाइम और एक्रोसिन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो एक्रोसोमल एंजाइम है उसके द्वारा एक्रोसोमल जो अभिक्रिया उस दौरान एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम क्या है, शुक्राणु का शीर्ष भाग, एक्रोसोम के द्वारा स्पर्मेलाइसिन स्रावित किए जाते हैं और उनसे जो क्या है, जो द्वितीयक ओसाइट है उसकी झिल्लियों को तोड़ा जाता है। इसके अलावा एक्रोसोमल अभिक्रिया के दौरान जो द्वितीयक ओसाइट है उसमें विध्रुवीकरण भी होता है, यानी डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, उसमें सोडियम चैनल जो है वो खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन जो है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इससे क्या होता है, जो बहु शुक्राणुता का जो प्रवेश है उसको रोका जाता है, यानी कि एक से ज्यादा शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोकती है विध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है वो। उसके बाद में आती है वल्कुटी अभिक्रिया, यानी कि कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन भी क्या करती है, ओवम में, अंडाणु में एक से ज्यादा शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो स्पर्म है वो सेकेंडरी ओसाइट के समीप आने पर, जैसे ही स्पर्म जो है सेकेंडरी ओसाइट के समीप आता है तो सेकेंडरी ओसाइट की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके नीचे कुछ वल्कुटी कण जमा हो जाते हैं, कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स है वह जमा हो जाते हैं, और जो कॉर्टिकल जो एंजाइम है उसके साथ जुड़ करके ये जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में आ जाते हैं। यानी कि जो स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट के पास में आएगा तो सेकेंडरी ओसाइट की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें क्या पाए जाते हैं, वल्कुटी कण पाए जाते हैं। वो वल्कुटी कण प्लाज्मा झिल्ली के नीचे की ओर आकर के वल्कुटी एंजाइम से जुड़ जाते हैं और ये जुड़ करके जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक से ज्यादा शुक्राणु है वो सेकेंडरी ओसाइट या अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये एक से ज्यादा शुक्राणु के प्रवेश की क्रिया को रोकते हैं। उसके बाद में आता है शुक्राणु का प्रवेश, यानी शुक्राणु जो है फिर क्या करता है, अंडाणु में प्रवेश करता है। शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के पास में आता है तो शुक्राणु में और अंडाणु में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, और यानी कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के सक्रिय होने की वजह से इनमें रिकोनाइजेशन होते हैं, यानी पहचान करते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और इनके चिपकने के बाद में क्या होता है, निषेचन शंकु का निर्माण होता है ओवम पर, और उस निषेचन शंकु से क्या करता है, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो सेकेंडरी ओसाइट में या अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही शुक्राणु जो है सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करेगा, उसके प्रवेश करते ही जो है सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होगा तो सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनेगी, 2 सेल्स बनेगी, एक तो बनेगा ओवम और दूसरा बनेगा सेकेंडरी पोलर
बॉडी यानी द्वितीयक ध्रुवीय कार्य। अब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर चुका और शुक्राणु के अंदर प्रवेश करने से जो ओवम बना है, यानी कि जो मियोसिस सेकेंड हुआ तो उससे ओवम बना। ओवम क्या करेगा, अभी ओवम और जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी निषेचन हो जाएगा और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मनज जो है उसका निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में जब ओवम का निर्माण हो जाएगा तो ओवम और जो स्पर्म है वो पास में आएंगे और उस दौरान ओवम और स्पर्म के जो प्राक न्यूक्लियस है, प्राक केंद्रक है, उनका फ्यूजन होगा और उनके फ्यूजन के दौरान इनके गुणसूत्रों का संलयन होगा और इनके गुणसूत्रों के संलयन को हम कहते हैं उभय मिश्रण। यानी कि जैसे ही ओवम और स्पर्म के जो गुणसूत्र है उनका संलयन होगा, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उभय मिश्रण, और फिर इनके प्राक केंद्रकों का संलयन हो जाएगा और इस प्रकार से जो निषेचन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, जाइगोट या युग्मनज बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो निषेचन है तो उसका क्या महत्व होता है। तो निषेचन का सबसे पहला महत्व तो ये होता है कि इससे डिप्लॉइडी स्थापित होती है, यानी कि द्विगुणिता स्थापित होती है। जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, एन होते हैं और दोनों का फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन होने से n प्लस एन क्या बन गया, 2n, यानी द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है, डिप्लॉइडी स्थापित हो जाती है। दूसरा इसका महत्व ये है कि इससे क्या होता है, विभिन्नताएं स्थापित होती है, विभिन्नताएं आती है, यानी कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों के कैरेक्टर जो है वो भी फ्यूज हो जाते हैं, दोनों के लक्षण भी आ जाते हैं, तो जीव में क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो निषेचन है, निषेचन के फलस्वरूप ही जो है लिंग निर्धारण होता है, यानी मेल और फीमेल जो है किस तरह से जो है उसका विकास होगा वो किस पर डिपेंड करता है, स्पर्म पर। तो स्पर्म से ही जो लिंग गुणसूत्र जाते हैं उसके फलस्वरूप जो है लिंग निर्धारण की क्रिया भी किसकी वजह से हो पाती है, फर्टिलाइजेशन की वजह से हो पाती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।